कुछ भी मतलब दीपू। जीवन तो सफल हो गया, चलो बहुत बढ़िया। जीवन तो सफल हो गया बच्चे कह रहे हैं। मैं जी बहुत बढ़िया, आप सब सुनाइए। कंगू, सत श्री अकाल जी, आप सुनाइए क्या हाल? खुश रहो खुश रहो। अरे रोहित क्या करवा दिया आपने? चलो खैर कोई बात नहीं। बढ़िया जी बढ़िया, आप सुनाओ की हाल है थोड़े। पिल्लू दीदी क्या हुआ पूछ रहे हो आप? मुझे लगता है पूछना चाहिए था। सर मैं पास हो गया, बधाई हो पुनीत, बधाई हो। आ जाओ रितेश, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आज सौरभ एंड सुरभि दोनों लाइव। ओहो ये भी ठीक है, अपडेट नहीं किया मतलब आपने। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया करण 288 आपने तो आगे लगा दी भाई। लाल फूल नीला फूल, वाह ब्यूटीफुल नालायक। गुड इवनिंग जी, मैं जी बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने आपसे लॉक किया था, 65 नंबर आए, बहुत बढ़िया जी, आगे लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हेलो सुरभि एंड सौरभ, महेंद्र नीरज। जीवन में अब कुछ नहीं रखा, अब जीतू में बचा है, ये भी ठीक है। चलो बढ़िया ऋषि। कभी कभी अदिति, मेरी पहली क्लास है, पहले कैसे कवर करो, इस बार मेरा जीतू क्लियर नहीं हुआ। रिकॉर्ड देखो भाई, सभी बैच में रखा हुआ है, बस कंपनी ऑडिट के लिए बैच है, बाकी बैच में सारा। ये कौन सा लेक्चर है भाई? लेक्चर नंबर 37 है, इससे पहले 12 लेक्चर हुए होंगे। बहुत बढ़िया। बाबा लॉ में 59 टेक्स्ट 39। अरे यार क्या खबर सुना रहे? 59 नंबर बताओ। एक नंबर होगा ग्रुप 1 क्लियर 3 एग्जाम एडवांस अकाउंट 72 3 बचे, बहुत बढ़िया। क्रांति लगाते रहो मेरे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अरे नहीं नहीं रोहित ऐसा मत करो। लॉ ऑडिट दोनों के फास्ट ट्रैक आएंगे जी। परसों से आ रहा है ऑडिट का, एक 15 से 2:15 दोपहर में, और लॉ का आ रहा है सुबह 9:45 से 10:45। 2 तारीख से ऑडिट, 3 तारीख से लॉ। सर मेरे भी लॉ में 78 एंड कॉस्ट 37, ये क्या हो गया? आप भाई इसने शाम में मैसेज किया, शायद दूसरी गलती किया। चलो खैर कोई बात नहीं, ऐसे वही हो। अच्छा 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 अच्छा। टुमारो हिंदी में कहते हैं कल बाबा जी की चमक करा दे सर्फ एक्सेल। ये क्या भेज दिया भाई आपने? क्या हो गया भाई? आप सर्फ एक्सेल से नहाते हो? टैक्स का पेपर इतना हार्ड था, लेकिन बहुत बच्चों को एग्जाम्पशन हो जाए। एमसीक्यू लगाए होंगे। अभी तो नहीं है मोहित। जीएसटी पार्टी के साथ। चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, अब लगाएंगे हम आग और हम लगाएंगे क्रांति, कोई दिक्कत वाली बात। अरे मिल गए बच्चों। डीटी थोड़ा ट्रिकी था, वो तो होता ही। हाँ भेज देना डामाडोल, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। चलिए जी। अच्छा वो किसी और बैच में था ना वो, शायद कंपनी ऑडिट करनी बैच। हाँ तो यही बैच में 22 तारीख थी। चलो भेजना मुझे। आज शुरू होगा 520। चलिए जी, जिसके पास हो कंपनी ऑडिट भेजना मुझे। मिड ऑफ मार्च मोस्ट प्रोबेबली 20 तक। ऑडियो ही भेजना भाई, ऑडियो। चलो जी फाइल अपलोड करते हैं। 420 खत्म होने के बाद 520, 240 नालायक। चलिए जी बच्चों आगे बढ़ेंगे। बोलो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे 520। बहुत बढ़िया है, तो वो धोखा ही, सही बात। हमें 420 ज्यादा पसंद है। हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ वो दे दो संदेश। चलिए जी, इस पे लगेगा थोड़ा सा समय, चीजें समझनी पड़ेंगी। 520 के अंदर कंपैरेटिवली छोटा स्टैंडर्ड है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे थोड़ी बेसिक की, पहले कंसेप्ट पे बात करेंगे, चीजों पे बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कहता है स्टैंडर्ड, क्या लिखना है, वो बात की बात है। वही बच्चों ने कह रहा है। हाँ काफी हद तक चांसेस हैं कि सब्सटेंशियल पोर्शन कंप्लीट हो सकता है इसका, ठीक है, बाकी देखने वाली बात है। चलिए शुरू करते हैं सर। मैं लिखूंगा बाद में, पहले कुछ चीजें समझाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ हाँ अभी सारे टाइप होंगे यहीं पे। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जिसे हम कई बार कहते हैं एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स, ठीक है, जिसे हम कई बार कहते हैं एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स। समझें आप जरा ध्यान से। सर इसके अंदर 4 तरह की टेक्निक होती है। 4 तरह की टेक्निक होती है, 4 तरह की। पागल हो गया क्या? क्या लिख रहा है साहब? 4 तरह की टेक्निक होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियल ईयर 20-21 की ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। 20-21 में कोई फिगर आप चेक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 10 करोड़ का। एक एग्जांपल बेसिक पहले दे चुका हूं, रिपीट भी कर रहा हूं, आप कह सकते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 10 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। आपने कहा यार जरा मैं एक बार प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखता हूं, क्या चीजें हैं इसमें और कितना कितना एंटिटी ने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है। आपने कहा ये तो एक बार देखो। इन्होंने 15-16 में 2 करोड़ के आसपास खर्च किया था, ठीक है। यहाँ पे करीब करीब 2 करोड़ 20 लाख, करीब करीब। यहाँ 2 करोड़ 45 लाख, ठीक है। करीब करीब 2 करोड़ 80 लाख यहाँ खर्च किया इन्होंने, और 3 करोड़ 10 लाख के आसपास यहाँ खर्च किया। सर अगर आप देखें तो प्रीवियस ईयर फिगर को देखकर, बहुत ध्यान समझना मेरी बात, प्रीवियस ईयर फिगर को देखकर एक ट्रेंड का अंदाजा लग रहा है। यू कैन ऑब्जर्व अ ट्रेंड हियर। और ट्रेंड कहता है कि हर साल 10% का इंक्रीमेंट है। हर साल 10% इंक्रीमेंट है। आप देखो 2 से 220, 220 से 245, 280, 310, 10% इंक्रीमेंट है हर साल, ठीक है, हर साल। अब सर आपने देखा यार 19-20 में 3 करोड़ 10 लाख का है। सबसे पहले ट्रेंड को देखो, ट्रेंड के हिसाब से एक्सपेक्टेशन लगाओ। आपने देखा ट्रेंड 10% की ग्रोथ है, आपने एक्सपेक्टेशन लगाई। आपने कहा पिछले के हिसाब से एक्सपेक्टेशन लगाओ तो 3 करोड़ 10 लाख में आप 10% जोड़ दो। अगर 10% जोड़ दिया तो मोटा मोटी 3 करोड़ 41 लाख कह रहा है भाई, ठीक है। सर ये आएगी, थोड़ा आपको लैंग्वेज भी समझनी पड़ेगी स्टैंडर्ड के अंदर। दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या बोलेंगे सर? दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू।
सबसे पहले प्रीवियस ईयर फिगर देखो, प्रीवियस ईयर फिगर में से ट्रेंड निकालो, ट्रेंड के बेसिस पे एक्सपेक्टेशन लगाओ, एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू को कंपेयर करिए रिकॉर्डेड फिगर से। रिकॉर्डेड फिगर कितना है? 10 करोड़ रुपए। सर यू हैव टू नोटिस द वेरिएशन। आप ये देखिए वेरिएशन है क्या, और वेरिएशन थोड़ा मोड़ा तो चलता है यार कि 3 करोड़ 40 लाख था, 3 करोड़ 60 लाख हो गया, 3.25 करोड़ हो गया, 4 तक भी ले जा सकते हो। लेकिन सर ये जो वेरिएशन है ये तो जबरदस्त एबनॉर्मल वेरिएशन है यार। नहीं परसेंटेज के मामले में अगर आप देखें, नहीं 222% कह रहा है बच्चा, ज्यादा होगा इससे तो। इसे 222 नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे 322 अगर कंपेयर करें तो, ठीक है ना। मतलब परसेंटेज में आप देखें तो जितना खर्चा था उस जितना खर्चा आना चाहिए था उसका पता 3 गुना खर्चा आया सर। 300% के आसपास की ग्रोथ है, करीब करीब 300% के आसपास की वेरिएशन है सर। ये तो बहुत जबरदस्त वेरिएशन है यार, ये तो बहुत जबरदस्त वेरिएशन है। 10-15-20% तो समझ में आता है सर, 30-40% नहीं समझ में आता है, लेकिन 300% का वेरिएशन ये तो बहुत ज्यादा है। हम इसे बोल सकते हैं दिस इज एन एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन। ये एक ऐसा वेरिएशन है जो 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 नॉर्मल नहीं है सर, दिस इज अ सिग्निफिकेंट वेरिएशन। एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन और वी कैन से सिग्निफिकेंट वेरिएशन व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल, व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम क्या करें सर, रिपोर्ट मॉडिफाई कर देंगे ना, रिपोर्ट मॉडिफाई कर देंगे ना। मैनेजमेंट से पूछिए पहले, मैनेजमेंट से पूछिए क्या बात है भाई, कहां खर्च कर दिया आपने एडवर्टाइजमेंट पे, कहां पे खर्च कर दिया आपने एडवर्टाइजमेंट पे। मैनेजमेंट बोलेगा जी मैंने तो ना जी शाहरुख खान को हायर किया, शाहरुख खान को, शाहरुख खान हमारा नया ऐड कर रहा है। बोले शाहरुख खान अकेले ले गया 6 करोड़ रुपए, शाहरुख भाई अकेले ले गए 6 करोड़ रुपए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कहा कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या, कह रहा एग्रीमेंट हुआ है शाहरुख खान के साथ, देख लो आप। बोले अच्छा अच्छा। बोले पेमेंट कैसे की थी, बैंक से की थी पेमेंट, बोले हाँ चेक से की थी, ट्रांसफर किया था बेसिकली। बोले पासबुक में एंट्री तो होगी, बोले हाँ तो ठीक है। बोले अच्छा एक बात बताओ कि शाहरुख खान से पूछ सकते हैं कोई है इसका असिस्टेंट सेक्रेटरी फाइनेंशियल कोई पर्सन। बोले हाँ ये नंबर ले लो, बात कर लो, मेल आईडी देता हूं आपको। सर जब भी एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन मिले ना आपको, जब भी सिग्निफिकेंट वेरिएशन मिले, रिपोर्ट मॉडिफाई मत कर देना। यू शैल ऑब्टेन एस एंड ए एविडेंस, इंक्वायरी करो सर मैनेजमेंट से, एस एंड ए एविडेंस लो सर। अगर ये सेटिस्फैक्टरी ना हो तो बात अलग है। अगर एस एंड ए एविडेंस ना मिले, शाहरुख खान बोल रहे हैं कि शाहरुख खान के साथ कोई एडवर्टाइजमेंट कोई एग्रीमेंट नहीं मिला आपको, बैंक स्टेटमेंट में एंट्री नहीं मिली, शाहरुख खान अप्रोचेबल भी नहीं है, अब शाहरुख खान क्या करोगे? शाहरुख खान बेटा अब आप रिपोर्ट करवाओगे मॉडिफाई, अब शाहरुख खान के चक्कर में रिपोर्ट हो जाएगी मॉडिफाई। तो ये मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ था पिछली क्लास में कि हम ऑडिटर जो है वो वॉरियर है, एकदम आखिरी में निकालने का है। ये है मॉडिफाई रिपोर्ट। पहले जंग का जंग लड़ो, युद्ध फील्ड का मुआयना करो, सुन लो पहले उनकी, उनसे बातचीत कर लो, समझ लो क्या है, कैसी बातें कर रहा है। अच्छी चीज अपने हथियार छुपा के रखो बेटा। ऐसा है कि वेपन तो आपके पास वही है बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मॉडिफाइड रिपोर्ट कुछ भी हो जाए, मॉडिफाइड रिपोर्ट ही देनी अपने को, ठीक है। एकदम बता देगा नहीं, पहले पूछताछ करते रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहले जंग लड़ेंगे फिर अपना राम बैंड निकालेंगे, सामने वालों को भी मौका देना चाहिए। अच्छा राम बाण, धन्य हो यथार्थ। कभी बात चलाए ना घर वाले किसी के साथ, ठीक है, किसी और को दे देना काम बात करने का, चलो वरना हो चुका ब्याह आपका। खैर कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। सिग्निफिकेंट वेरिएशन बच्चा, ये टेक्निक को हम बोलेंगे ट्रेंड एनालिसिस। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस। और कोई टेक्निक आपके पास? अरे ये तो टेक्निक ना, टेक्निक आप नंबर 1 है। अच्छा और बताओ टेक्निक, चलो बताते हैं आपको। अभी सब समझना बच्चों, बाकी सारा खेला बाद में। आप गए कंपनी की ऑडिट करने के लिए, एबीसी लिमिटेड की, कितनी रहती है भाई यहाँ पे? एबीसी लिमिटेड की अपनी काफी सारी प्रॉपर्टीज है, दे आर हैविंग ह्यूज प्रॉपर्टीज। रेंटल इनकम आती है, बढ़िया वाली रेंटल इनकम आती है बच्चों। अरे बेटा देखो ना बेटा कैसे कर रहे बेटा, देखो बेटा देखो, ठीक रेंटल इनकम। रेंटल इनकम है 5 करोड़ की, ठीक है। कौन सी ईयर की ऑडिट कर रहे हैं बच्चों? अंडर लेवल ऑडिट बी की। चलो बी की ऑडिट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बोले 5 साल उठाओ, पिछले पिछले 5 साल उठाओ, 19-20, 18-19, 17-18, ये 16-17, ये 15-16, ठीक है बच्चों। इनकी रेंटल इनकम थी 10 करोड़ की, ओह इनकी 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 11 करोड़, ओह इनकी 12.1 करोड़, ओह इनकी करीब करीब 13.5 करोड़, ओह इनकी करीब करीब 15 करोड़, ओह बच्चों मुझे लग रहा है फिर 10% की ग्रोथ है। अभी समझ में आपको लगेगा खेल सेम है, लेकिन सेम खेल नहीं है। अभी सारा गेम बिगड़ जाएगा, थोड़ी देर में सारा खेल बिगड़ जाएगा लाला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी 10% का ट्रेंड चल रहा है बच्चों, ट्रेंड है प्लस 10% का। ये बताऊंगा बच्चों एक्सपेक्टेशन कैसी है। अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एक्सपेक्टेशन में 15 करोड़ की एक्सपेक्टेशन, 15 करोड़ में जोड़ दिया 10%, 10% जोड़ दिया, हमारी एक्सपेक्टेशन थी 16.5 करोड़ की है भैया, 16.5 करोड़, अरे 16.5 करोड़, 16.5 बोल रहा हूँ, 16.5 क्या बोल रहा हूँ, 16.5 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है। अब मेरी बात सुनो, अरे रुको तो सही, ये 16.5 करोड़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू आई अपनी, आ गई 16.5 करोड़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू। अभी इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, किससे कंपेयर करेंगे बच्चों? इससे कंपेयर करेंगे एक्चुअल फिगर, रिकॉर्ड वैल्यू कितनी है भैया? रिकॉर्ड वैल्यू है भैया, रिकॉर्ड वैल्यू, रिकॉर्ड वैल्यू आ गई कितनी? रिकॉर्ड वैल्यू आ गई 5 करोड़ रुपए की, 5 करोड़ रिकॉर्ड वैल्यू है। अब एक बात जल्दी से, जल्दी बताओ बच्चों, ये जो वेरिएशन दिख रहा है ये एबनॉर्मल की नॉर्मल वेरिएशन है? जल्दी बोलो यार, ऐसे क्या कर रहे हो आप लोग, जल्दी बोलो। वेरिएशन के साथ वेरिएशन है नॉर्मल की एबनॉर्मल, जल्दी जल्दी बोलो। एबनॉर्मल है, सिग्निफिकेंट वेरिएशन बोलते नहीं, मुंह सिल के बैठे हो, पिटाई पड़ेगी सबको। चलो सिग्निफिकेंट वेरिएशन बोला तो ठीक है सर। अब ये बताओ मुझे एक बात, हाँ सर बोलो। शांति मिल गई? ऑडिटर को बोल रहा हूँ,
ये तो करने नहीं था यहाँ पे। मतलब सुन मैं क्या कह रहा हूँ, अरे सुनो तो सही यार, भाई पूछो तो सही, रेंट क्यों कम हुआ है भाई, क्यों कम हुआ रेंट? 16.5 का ये 5 करोड़ कैसे हो गया भाई? है भाई छोटे, कैसे कम हो गया भाई? जी कोविड के चक्कर में सारी बिल्डिंग खाली पड़ी थी। बात तो सही कह रहा भाई तू, सारी बिल्डिंग खाली नहीं, सारी तो नहीं थी, कुछ ऑफिस भरे थे, कुछ खाली थे, जो भरे थे वहां से रेंट आ रहा था, बाकी सब खाली पड़े थे। तब भी ऐसा तो नहीं कि जीरो रेंट है, रेंट तो 5 करोड़ हमने लिया ही है, लेकिन आप ये सोचिए कि मतलब पूरे आधे टाइम बिल्डिंग खाली पड़ी थी, बहुत लोगों ने रेंट दिया नहीं, तो यही कुल मिला 5 करोड़ का रेंट आया। और बोलेगा बात मुद्दा है, दम बात मुद्दा है। आपको पता है सर, कई बार ना हमें ट्रेंड बढ़िया एश्योरेंस नहीं देते, कई बार नॉन फाइनेंशियल चीजें भी कंसीडर करते हैं आप, कई बार नॉन फाइनेंशियल चीजें भी कंसीडर करते हैं आप, नॉन फाइनेंशियल चीजें, जैसे कि सर कोविड कभी आया है, आप ये बताओ कोविड से पहले क्या एग्जाम्पल देते थे? सर जिस जगह नहीं क्यों नहीं, कैसी बात कर रहे थे, जिस जगह आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के हालात क्या है, सुन तो लो यार, अरे यार बिल्डिंग के हालात क्या है, वहां रोड की सिचुएशन क्या है, बिल्डिंग में प्रॉपर सफाई हाइजीन है नहीं, क्योंकि सर अगर वहां की रोड टूटी फूटी होगी, बिल्डिंग पुरानी होगी, वायर अटक रही होगी, पानी आता नहीं होगा, वॉशरूम क्लीन नहीं होंगे, तो यार बहुत कम लोग चाहेंगे वहां दूसरे ऑफिस लेना। आपको पता है सर, चलो कोविड की बात तो किनारे करोगे फॉर एग्जाम्पल, तो आप उस केस में क्या करोगे, आप क्लाइंट से पूछोगे सर रेंट कम कैसे हो गया, क्लाइंट बोलेगा सर बिल्डिंग की मरम्मत हो नहीं पा रही है, इस कारण टेनेंट छोड़ के चले गए। आप लोग चला दिखाओ, चलो दिखाओ भाई, अगर गाड़ी खड़ी हो गई 600 मीटर दूर, बिल्डिंग 600 मीटर दूर है, अब वहां से क्लाइंट गिराओ, सब चलते हैं, आपने गाड़ी अंदर जाएगी, गड्ढों में रोड में गड्ढे उतना, गड्ढों में रोड है, और गड्ढों में पानी भरा हुआ है, और कह रहा है इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, फिसल गया, ये मैंने क्या किया। क्लाइंट कह रहा है अरे सर, ऑल्टर गिर गया, देखो काफी बुरी हालत है बिल्डिंग की। बोला यार बात तो सही कह रहे हो, ऐसी बिल्डिंग में मैं तो कभी ना आऊंगा। देख रहे हैं वहां पे ऊपर चूहे कूद रहे हैं, ऊपर बिल्डिंग में, यहाँ वहां चूहे भाग रहे हैं, तारों का पकड़ जाल लगा हुआ है, देखा आपने तारों का पकड़ जाल? ऐसा बच्चे कह रहे ऐसा एसएनडी एविडेंस कहां मिलेगा? मेरे यहाँ वो 11 साइड केस हुआ था ना, उसके बाद गली सारे घर हो गए। अरे भाई वो याद मत कराया, मेरी आत्मा काम जाती है, बुराड़ी सेवा भाई, जीती भी नजर में थोड़ी था वो, खैर तो बुराड़ी में था, पास में थोड़ी है वो, दूसरे जीती भी नजर से बहुत, मतलब यहाँ वालों को बोल दो, दिल्ली वाले मत बोलो आप, ठीक है? अब पास मतलब बिल्कुल बगल में थोड़ी है, अच्छा मैं पहले वहीं रहता था, फिर ठीक है, दिक्कत नहीं है। अरे यार वो नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री बनाई पूरी उन सोसाइट्स की, भाई ट्रेलर देख लिया, दिमाग घूम गया मेरा, सर मैं वहां से कहां से शोध भाई, आप बुराड़ी से हो? ये हुई ना बात, भाई जानता हूँ जगह को। अरे यार एक ही फैमिली के 11 लोग ने सुसाइड कर दिया था ना, बड़ा खतरनाक किसी का, बात मत करो ऐसी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नहीं डर नहीं यार, वो बहुत साइकोलॉजिकल वो था इशू, आपकी इच्छा हो ना, नेटफ्लिक्स में दिया हुआ है भाई साहब, उसका ट्रेलर देख लो, तभी आपको दिमाग काम करना बंद कर देगा, ठीक है? सीरीज तो मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत हॉरर देखी है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल है, तो मैंने हाउस ऑफ सीक्रेट्स मैंने देखी नहीं, वो हाउस ऑफ सीक्रेट्स वो देखी नहीं, शायद अभी आपके मेरी एज में फर्क है थोड़ा, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है? मेरे से मतलब मेरा मन नहीं हुआ देखने का, चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, छोड़ यार। देखो तो वेरिएशन अगर सिग्निफिकेंट है, तो उस केस में सर एक बात बताऊं, अब बिल्डिंग खराब है, और मैं अच्छा वाला कहानी सुना रहा हूँ बढ़िया, और बुराड़ी की लेके बैठा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ चला कभी वहां चला, यहाँ गिरा कभी वहां गिरा, फिसल गया, ठीक है बच्चों? अब एक बात बताओ, जैसे ही वो फिसलेगा उसको क्या मिलेगा? दूर चिल्लाएगा मैनेजमेंट को, एसएनडी एविडेंस, एसएनडी मिल गया, एसएनडी, मैनेजमेंट बोलेगा मिल गई शांति, मिल गई शांति, मिल गया एसएनडी, ठीक है ये भी ठीक है। एक बात बताओ बच्चों, हर बार ट्रेंड काम नहीं आता, हर बार ट्रेंड काम नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूँ, हर बार ट्रेंड काम नहीं आता, कई बार आपको फाइनेंशियल फिगर से हटकर नॉन फाइनेंशियल चीजों पर फोकस करना पड़ता है सर, और आपको पता है एआरपी से फाइनेंशियल फिगर तक नहीं है, नॉन फाइनेंशियल चीजों से भी कनेक्टेड होता है। जैसे एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक दो बातें और बताता हूँ, ध्यान रखना ये बात। अब यार आपको आपके एरिया के हिसाब से कितना रेंट मिल रहा है पर स्क्वायर फीट, ये भी तो कंसीडर कर सकते हो अल्टर, या कितना रेंटल पे कर रहे हो उस जगह के हिसाब से, उस एरिया और फ्लोर के हिसाब से, ये भी तो कंसीडर कर सकते हो अल्टर, पर स्क्वायर फीट क्या रेट है? अब आपसे पूछने लगा, आपने फॉर एग्जांपल रेंट आपने रेंट पे किया 1.5 करोड़ रुपए, अल्टर बोलेगा क्या मतलब क्या रेट है आपका, मतलब कितनी जगह है आपकी, तो अल्टर निकाल सकता है ना कि बाकी जगह पे क्या है और यहाँ पर क्या है, जगह के हिसाब से कितना रेंट आप दे रहे हो वो रीजनेबल है नहीं, तो जगह देखना, बिल्डिंग की सिचुएशन देखना, हाइजीन देखना, पानी देखना, लॉकडाउन देखना, कोविड देखना, ऑल दीज आर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। देखो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप चेक तो फाइनेंशियल चीज ही रहे हो, चेक तो भी रेंटल इनकम चेक कर रहे हो, लेकिन थ्रू नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, समझ रहे हो बात? एग्जामिनेशन तो फाइनेंशियल चीजों में ही होगा, लेकिन कैसे होगा, कहीं पर फाइनेंशियल तरीके से होगा और कहीं पर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर से। मैं आपको एक बात बताऊं सर, इस सिचुएशन में जहां कोविड के कारण आपकी जगह 6-7 महीने बंद रही, ये रीजनेबल, ये आपको ट्रेंड एनालिसिस कभी भी रीजनेबल एश्योरेंस नहीं देगा, ये सेफ की टेक्निक आपके लिए रेलेवेंट नहीं है सर, यहां आपको परफॉर्म करनी होगी जहां पे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर कंसीडर करते हैं, उस टेक्निक को हम बोलते हैं रीजनेबलनेस टेस्ट। क्या बोलते हैं सर? रीजनेबलनेस टेस्ट, जहां रीजनेबिलिटी देखनी होती है यार, जहां फाइनेंशियल फिगर नहीं देखनी होती हमेशा, जहां आपको ट्रेंड नहीं देखना होता हमेशा, जहां रीजनेबिलिटी देखनी होती है आपको, क्या जो रेंट बताया वो रीजनेबल है या नहीं, उस जगह के हिसाब से, उस एरिया के हिसाब से, वाजिब।
ठीक है ना। तो एक बात में हमेशा ध्यान रखना, जो बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, एआरपी की 4 टेक्निक है, लेकिन 2 टेक्निक पढ़ के आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि अलग अलग टेक्निक अलग अलग लेवल ऑफ एश्योरेंस देगी। रेंटल इनकम के लिए ट्रेंड एनालिसिस विल प्रोवाइड लोअर एश्योरेंस, रीजनेबल एसेट्स विल प्रोवाइड हायर एश्योरेंस कंपैरेटिवली। समझ रहे हो मेरी बात? रेंटल इनकम के लिए ट्रेंड एनालिसिस लोअर एश्योरेंस देगी, और रेंटल के लिए ये रीजनेबल एसेट्स हायर एश्योरेंस। अलग अलग टेक्निक अलग अलग लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करेगी सर, अलग अलग टेक्निक अलग अलग लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, डिफरेंट टेक्निक प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं, दिस इज नोन एज रीजनेबलनेस टेस्ट। यहां पे ना आप ट्रेंड मत देखो यार, यहां पे ना ट्रेंड मत देखो आप, ट्रेंड कभी भी आपको सही एश्योरेंस नहीं देगा। ट्रेंड एनालिसिस इज नॉट एन एप्रोप्रिएट टेक्निक। बिल्कुल सही बात है डामाडोल, अभी सब बता रहा हूं, इसीलिए 4 टेक्निक है। अगर हर जगह एक ही टेक्निक लगती तो 4 टेक्निक क्यों बनाता बनाने वाला भी। नॉट एन एप्रोप्रिएट टेक्निक। हियर ऑडिटर मस्ट कंसीडर सम नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। हर किसी की अपनी अलग रेलेवेंस है, ठीक है। चलिए, जैसे कि एरिया, जैसे कि लॉकडाउन, सिचुएशन ऑफ द बिल्डिंग, दीज आर द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। ठीक है जी। क्या रीजन देखेंगे आप बताइए? रीजन देखा ना कि आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, शाहरुख खान को साइन कर दिया, ऐसा थोड़ी है। वो रीजन नहीं जो आप सोच रहे हो। चलिए सर, एडवर्टीजमेंट क्यों बढ़ाती है कंपनी? ताकि रेवेन्यू बढ़ा सके। रेंटल इनकम कम क्यों हुआ? रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। वो तो सिचुएशन का मारा है ना सर। देखिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मस्त है सर। तीसरे में हम क्या करते हैं बच्चे? अब जैसे आप एंटिटी कर ऑडिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपोलो टायर की, ठीक है जी। एक बात बताऊं मैं आपको, कई जगह पे रेशियोज ही सबसे बढ़िया टेक्निक होते हैं। जैसे कभी आपको जीपी या एनपी देखना हो ना, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, तो आप इस साल का पिछले साल से क्यों देखो यार? पिछले साल की सेल ज्यादा हो सकती है, इस साल की सेल कम हो सकती है, तो रेशियो कंपेयर कर लो ना। इस साल का जीपीआर पिछले साल जीपीआर से, इस साल का एनपीआर से, आपका एनपीआर स्टैंडर्ड इंडस्ट्री से, आपका एनपीआर बाकी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड रेशियो के साथ। कई जगह पे रेशियो कंपेयर करना बहुत सही रहेगा, खासकर उन फिगर्स में जो वॉलेटाइल है, जबरदस्त, विच आर हाईली वॉलेटाइल। ठीक है ना। कौन सा रेशियो कंपेयर करें बताएं? एंटिटी के रेशियो कंपेयर करिए, मेजर में कहता हूं 2 रेशियो से। अपोलो टायर के रेशियो कंपेयर करिए विद द रेशियोज ऑफ सीएट, एमआरएफ, और इसे कंपेयर करिए विद द रेशियोज ऑफ टायर इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड रेशियो, टायर इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड रेशियो, टायर इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड रेशियो। ये सिंपल टेक्निक है, इसे हम कहते हैं, नहीं आपको पता है हर इंडस्ट्री का अपना अलग स्टैंडर्ड रेशियो होता है, क्योंकि सबके अपने खर्चे अलग हैं, सबके अपने अलग अलग ओवरहेड्स होते हैं, अलग अलग तरीके की। ठीक है, किसी की स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा होती है, किसी के एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अलग होते हैं, किसी का एडवर्टाइजमेंट अलग होता है, सबके अपने अलग स्टैंडर्ड रेशियो होते हैं। किसी का मार्जिन बहुत कम होता है, किसी का मार्जिन बहुत हाई होता है, तो हर किसी इंडस्ट्री का अपना स्टैंडर्ड रेशियो रहता है। ठीक है ना। ये तीसरी टेक्निक इसे कहते हैं, ठीक है, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, पहली टेक्निक कौन सी बच्चे? फर्स्ट इज ट्रेंड एनालिसिस, सेकंड इज रीजनेबल टेस्ट, थर्ड इज रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। चौथी टेक्निक हमें पढ़नी नहीं है, ना हमें पढ़नी है, ना बहुत ज्यादा चर्चा इसके स्टैंडर्ड में की गई, ना बहुत ज्यादा चर्चा के स्टडी में की गई, सिर्फ नाम के लिए दिया हुआ है। ये टेक्निक ना आपने शायद सुना होगा, ये मैथमेटिकल टेक्निक है। लीनियर रिग्रेशन वगैरह सुना है कभी आपने? लीनियर रिग्रेशन वगैरह, लीनियर, हाँ लीनियर पढ़ा भी है। लीनियर रिग्रेशन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं कई बार डेटा को एनालाइज करने के लिए। सुना, डेटा को एनालाइज करने के लिए, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। क्या कहते हैं सर? स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। ठीक है, मैथमेटिकल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लीनियर रिग्रेशन इन सब चीजों का इसमें हमें मतलब कोई चर्चा वैसे है नहीं, चर्चा करने की जरूरत है। ये 4 मेजर टेक्निक ध्यान रखिए, हम लोग शुरू कर रहे हैं स्टैंडर्ड को। ठीक है, 4 टेक्निक कौन-कौन सी बच्चे? फर्स्ट इज ट्रेंड एनालिसिस, सेकंड इज रीजनेबलनेस टेस्ट, थर्ड इज रेशियो एनालिसिस, एंड द फोर्थ वन इज स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। ठीक है, अब देखिए मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपको 2-3 बातें मैं लिखूंगा बाद में, वैसे समझा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल आखिरी में लिखूंगा। देखो यार, मैंने आपसे पहले भी कहा होगा कई बार कि होता क्या है बच्चे, कि आपके सामने 2 प्रोसीजर्स होते हैं। एक होते हैं कंप्लायंस, टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं जिसे, हम पता होगा आपको, टीओसी, जहां हम इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं, जहां पर हम इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं। ठीक है, एक होते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इसे कहते हैं, यहां पे दो चीजें चेक करते हैं, टीओडी, टेस्ट ऑफ डिटेल, और एआरपी। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल में आपको पता है 2 चीजें करते हैं, वाउचिंग और वेरिफिकेशन। मतलब हम 2 चीजें करते हैं चेक, एक ट्रांजैक्शन, एक बैलेंसेस, एक ट्रांजैक्शन, एक बैलेंसेस। ट्रांजैक्शन मतलब रिसीट और पेमेंट, ठीक है, और बैलेंसेस का एग्जांपल दो यार। बैलेंसेस मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज। ठीक है, मेरी बात समझना बच्चों, टेस्ट ऑफ डिटेल में आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, वाउचिंग और वेरिफिकेशन, ट्रांजैक्शन और बैलेंसेस, रिसीट और पेमेंट, एसेट और लायबिलिटीज। ठीक है, एआरपी इज द पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। जब जब एआरपी को एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, तब तब हम इसे बोलेंगे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर।
क्या बोलेंगे सर? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, दिस इज नोन एज सैप। यही पढ़ना है हमने भी तो। अरे अपनी फोटो पे भेजा माउंटेन ड्यू, देखो सैप, कोई दिक्कत नहीं है। When ARP is performed as the substantive procedure, it is known as substantive analytical procedure. In short, we can say SAP. रैप का सैप, पहले रैप पर कराए थे, अब सैप करेंगे, सही बात, ठीक है। यो ठीक है। सुनो भाई, हाथ नहीं काम कर रहा है, बड़ी पीड़ा है, दुख दर्द कष्ट। जिम ज्वाइन किया 2 महीने के बाद, बड़ी पीड़ा है। चलो आगे बढ़ते। खैर कोई बात नहीं, मैंने उससे बोला भाई पहला दिन है, जाने दे। कह रहा नहीं, ये वाला भी कर लो, बैक भी कर लो, मिक्स कर लो, लेग भी कर लो, चेस्ट भी कर लो। आपकी ट्यूशन नहीं है ना जी, पुरानी है। ट्रेनर को बदल गया कि आप टीचर हो ना ट्रेनर की। जिम वाला कह रहा है, जब मेरे जाने लगा, मैं पिछली बार 28 दिसंबर को गया था। मैं कहा भैया कल से आऊंगा नहीं, मतलब 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो उसके बाद तो कोविड आ गया, मैं 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। कह रहे हाँ क्या करते हो वैसे? जिम वाला कह रहा मुझे। मैंने कहा कोचिंग में। कह रहा हाँ काम तो है नहीं आजकल, आप भी हमारी जैसी हालत है। मैंने सही है, चलो घूम ही आए, काम तो है नहीं, क्या करें। सही पकड़ा, सही पकड़ा। खैर कोई दिक्कत नहीं। एक जिम वाले के पास गया मैं, ट्रेनर डाइटिशियन बता आउट एट लिख के देता हूँ, ये लिख दे ऐसा चाहिए वो। मैंने भैया फेस टू फेस चल रही थी, कई साल पहले की बात होगी। मैंने कहा 7-8 घंटे की स्टैंडिंग है। कह रहे जो खाना खा लो, मेरे पास क्यों आए? मैंने कहा फिर ठीक है, ओके। उसको लगा कि आपका बिजनेस ऑनलाइन है। अरे बच्चों ऐसी वाली दिक्कत वाली बात नहीं, आदमी रोजगार समझती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समस्या तो है नहीं और टेंशन तो लेनी ही नहीं। बोलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सैप पढ़ेंगे आज, ठीक है। जब एआरपी को सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे परफॉर्म करते हैं तो उसे बोलते हैं सैप, ठीक है। यथार्थ अपनी नजरों से देखो तो सही रहेगा, ठीक है। थोड़ा फिट होना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस कोई बॉडी बनानी मैंने। 87 आपका 87, 90-34 में आ गया मैं 91 से। चलो हाँ मजे लो सब, ठीक है डन। देखो मंजू क्यों, चलो क्या बोलूं मैं, कई बार सोचता हूं कुछ बच्चों को कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन वो ऐसी हरकत पटकते हैं, वो आ तो रहते आओ हमें जलील कर दो ना, हमें जलील कर दो। बड़े दिल हो गए, दिल सही हुए। अब जलील करोगे तभी चैन मिलेगा, बढ़िया। कुछ मत करो भैया, तो एग्जाम नजदीक आ रहे, मैं आपको बता रहा हूँ ठंडा। 8 बजे की क्लास होती है, 7:30 खाना खा लो, सही बता रहा हूँ। और रात में फालतू कुछ मत खाओ, ठीक है। और खाओगे तो भूख हल्की रहती है, नींद नहीं आती जल्दी नींद नहीं आती 11 बजे तक। और अपना आराम से सो गए, सुबह उठो, थोड़ा आटा कम खाओ, देसी चीजें खाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं बोलता ये खा लो वो खा लो, कुछ मत खाओ भाई। चने भिगो लो, इस तरह वो दाल भिगो लो, उसको खाओ सुबह नाश्ते में, बस क्या देसी चीजें खाओ। मैगी खा ले, अंदरियों को सही समझ में आएगा, ठीक है। चिल्लाएगा बात बस बैठ के आगे बढ़ते चलो। ऐसे 520 में, अरे यार ये लोग मैंने कहा टॉपिक छेड़ दिया, हाँ का जहां निकल जाओ बच्चे कहते वहीं रहो, अंदर मत जाओ। देखो अब एक बात की बात बताओ, जब हम पढ़ रहे थे सैप, तो सैप पढ़ते पढ़ते हमें एक बात याद आई कि सैप पहले तो कुछ पढ़ा ही नहीं, सैप में से 4 टेक्निक पढ़ी है। तो सर आओ सैप की बात करेंगे, चलो बच्चों आओ सैप की बात करते हैं। एक बार की बात बताता हूँ बच्चों, हाँ सर बताओ। देखो भाई, हाँ एक था स्पीकर था, इंग्लिश सीख रहा भाई, डिटरमाइन द। सबसे पहले ये देखो, क्या सैप सूटेबल है, क्या सैप सूटेबल है? बिल्कुल चुप हो जाओ, सारे लोग चुप हो जाओ, भैया बहन दीदी आंटी दादी सब चुप हो जाओ। क्या सैप सूटेबल है, ये देखना जरूरी है। क्योंकि सर जहां पर सैप वहीं पर लगेगा जहां ट्रांजैक्शन हाई इन वॉल्यूम है और एंड प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम। बोले हम सैप परफॉर्म करेंगे, किस बात है? बोले वो लीगल एक्सपेंस है ना, वो तो होता नहीं, 10 साल पहले वहां पे हम सैप लाएंगे। और ज्यादा ट्रेंड एनालिसिस उस खर्चे को लेकर 10 साल पहले की बात हुआ था, 10 साल से आज तक नहीं हुआ भैया। ओ मेरे भैया, सैप वहीं लगेगा द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर हाई इन वॉल्यूम एंड प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम। एक बात बताओ, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन में क्या प्रेडिक्शन करना पॉसिबल है क्या? बोलो रे बोलो, जल्दी बोलो रे। नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन में प्रेडिक्शन करना पॉसिबल है क्या? और जहां प्रेडिक्शन नहीं कर सकते वहां सैप लग सकता है क्या? नो प्रेडिक्शन नो सैप, नो प्रेडिक्शन नो सैप। जहां प्रेडिक्शन नहीं वहां सैप नहीं, ठीक है। अच्छा लिख दो, एक बात लिख देता हूं। सैप इज यूजफुल, समझाता हूं चलूंगा इसमें। सैप इज यूजफुल व्हेन ट्रांजैक्शंस आर हाई इन वॉल्यूम, सही बात। इफ प्रेडिक्शन देन सैप, नो प्रेडिक्शन नो सैप व्हेन ट्रांजैक्शंस आर हाई इन वॉल्यूम। आपका तो नाम ही समझिए भाई, आपने समझो तो कौन समझेगा मेरी कष्ट को, मेरी बात को। सैप is useful when transactions are predictable over time। अरे 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 ऐसे छोटे छोटे मस्त मस्त पॉइंट लगते हैं सैप में, बहुत मस्त स्टैंडर्ड है, एकदम झकास। इससे अगले वाला इससे भी झकास। अच्छा और बताओ, शुरू हुआ है मजा आएगा आपको स्टैंडर्ड पढ़ने में, सही। और बताओ अलग अलग सैप अलग अलग लेवल के एश्योरेंस देंगे, समझा चुका हूं पॉइंट। अलग अलग सैप अलग अलग लेवल के एश्योरेंस देंगे। रेंटल इनकम के लिए वहां पर रीजनेबलनेस ज्यादा रिलेवेंट होगा रादर देन ट्रेंड एनालिसिस। और ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के लिए रेशियो एनालिसिस ज्यादा बढ़िया होगा रादर देन रीजनेबलनेस। अलग अलग के लिए अलग अलग सैप अलग अलग लेवल के एश्योरेंस देंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मेरी बात दिमाग में छाप लेना बच्चों, छाप लो। कभी भी सैप को एक जगह मत लगा देना,
कभी भी सैप को एक जगह मत लगा देना, हमेशा डेटा का डिसएग्रीगेशन करना पड़ेगा। डेटा डिसएग्रीगेट होगा तभी सैप हमेशा इंडिविजुअल आइटम पे अलग लगता है। ऐसा नहीं है कि सारे पीएनएल में रेशियो एनालिसिस लगा दिया आपने, बोले डिफरेंट स्पेसिफिक लगा दो, सेल लगा दो, सब लगा दो। बोले भाई द डेटा मस्ट बी, सुनना भी बात ध्यान से, द डेटा मस्ट बी डिसएग्रीगेटेड, देयर मस्ट बी डिसएग्रीगेशन। डिसएग्रीगेशन मतलब तोड़ दो, और डेटा डिसएग्रीगेट हो जाए तो इंडिविजुअल आइटम पे अलग सैप लगाओ। जो रेंट करते हैं रीजनल टेस्ट के बाद, जो नेट प्रॉफिट चलेगा यार रेशियो के पास, जो सैलरी ट्रेंड एनालिसिस, ओके फिर ठीक है। डेटा को डिसएग्रीगेट कर दो, क्या कर दो, डिसएग्रीगेट, डिसएग्रीगेशन जरूरी है मालिक, द डेटा मस्ट बी डिसएग्रीगेटेड, नो डिसएग्रीगेशन नो सैप, इफ डिसएग्रीगेशन देन सैप करना पड़ेगा। क्योंकि बताओ सर, क्योंकि अरे बोलो ना सर, अलग आइटम पे अलग सैप लगेगा, और अलग अलग आइटम के लिए अलग सैप, अलग अलग एश्योरेंस देंगे, समझ रहे बात है, अलग आइटम के लिए अलग सैप, अलग अलग एश्योरेंस देंगे, इसीलिए अलग सैप बनाने के लिए डेटा को तो अलग अलग करना पड़ेगा, डेटा भी तो अलग होगा ना बच्चों, तभी अलग सैप लगेगा उस पे। वाह क्या बात, लिखो ये बात, लिखो, मजे आएंगे आपको, इसमें सही बता रहा हूँ, मस्त एकदम ऐसा टेक्निकलिटी मजेदार आती है, जो एकदम कंसेप्ट पड़ेगा, मजे आते पढ़ने में, चाहे 520 चाहे 530, डिफरेंट टाइप ऑफ सैप प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस। भाई एक तो कैपिटल लेटर मत लिखा कर, ऐसा पता नहीं क्या लिख रहा है, इतने बड़े मैसेज भेजेगा ना, आप ही मैसेज नहीं आता देखो वाले, डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस, खुशी के लिए सच में दीदी आप भेजने वालों से हो, कह सकता है फोन लेकर आएंगे चांद उठा के, इतने बड़े मैसेज मुझे नहीं आया कभी, मेरे मित्र ऐसे हैं, संभालना पड़ा उन्हें, सामने से मैसेज क्या संभाल मेरा टूट कर दे देखो, और सामने दीदी मान रही है। आगे चलो, हाँ मैं आपको कह रहा था फैक्टर्स के बारे में कुछ बातें बता रहा था आपको सैप के लिए, बिल्कुल सही बात। सबसे पहली बात, द डेटा मस्ट बी डिसएग्रीगेटेड, ठीक है जी, और आगे और बताता हूं, बैठो ना आराम से। सैप इज यूजफुल फॉर रूटीन ट्रांजैक्शन, और बताओ सर, अरे बैठो, दो बड़े मस्त पॉइंट है यार, मजे आएंगे, अरे बैठो बैठो, मैंने फिर कर दिया डर के, मैंने पहले चीज घूम रही है, फिर देखा आदित्य आई ले गया इसके नाम से कोई, ठीक है ठीक है, देखो तीसरा सवाल, अरे 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 सब तो कुछ, हाँ सर ऐसा है, जहां तक सैप की बात है, सैप बैलेंस शीट आइटम से ज्यादा पीएनएल के लिए ज्यादा रिलेवेंट होगा, गौर करो, बैलेंस शीट से ज्यादा पीएनएल के लिए ज्यादा रिलेवेंट होगा, क्योंकि पीएनएल में देयर आर रिकरिंग ट्रांजैक्शन। बोले पीपी में सैप परफॉर्म करना, बोले क्या करेंगे, पीपी में सैप परफॉर्म करो, बच्चा का डेप्रिसिएशन में सैप परफॉर्म करेंगे, डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में जाएगा, मतलब आप कह रहे हो भाई करेक्ट इंटरेक्ट में आ रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन आ रहा है करेक्ट इंटरेक्ट में, सैप इज मोर यूजफुल फॉर पीएनएल रादर देन पीपीई, एपीपी बैलेंस शीट, जल्दी बैच करना पड़ेगा, आप लोग के असर दिख रहा है मेरे ऊपर, सैप इज मोर यूजफुल फॉर पीएनएल रादर देन बैलेंस शीट, छाप लो। अच्छा और बताओ सर, अरे बताओ, अरे रुक जाओ एक मिनट यार, लो बच्चे कह रहे सर क्या आज घर से तभी याद करके आए पूरा, भाई पिछली बार पढ़ाया 4 महीने पहले, यार सब ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से कुछ चीजें टाइम टेबल देता जा रहा हूं मैं, ठीक है आपको पता है सर, असर्शन वाइज, सुनो सही, असर्शन वाइज भी सैप की रिलेवेंस होती है, मैं आपको समझा रहा हूं, सुनना बहुत ध्यान से, फर्स्ट एकदम गोल्डन अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है, इसलिए सुनना, असर्शन वाइज भी सैप का रिलेवेंस अलग है, जैसे बताओ प्लीज, सैप इज मोर यूजफुल फॉर कंप्लीटनेस, और यू कैन से वैल्यूएशन असर्शन रादर देन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। क्या प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में सैप काम आएगा, क्या प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में सैप काम आएगा, बोले काम करो, पिछली बार 15 लेटर लिखे थे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में, उससे पिछली बार 16, उससे पिछली बार 13, इस बार 14, अब क्या लेटर कंपेयर करोगे बैठकर, क्या लेटर कंपेयर करोगे बैठकर, मेरे भाई प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में कौन सा सैप परफॉर्म करोगे बताओ ना मुझे, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में कौन सा सैप परफॉर्म करोगे, बोले नहीं हम ना नॉन फाइनेंशियल फैक्टर देखेंगे, हम देखेंगे जिसने अकाउंट बनाए हैं, जिसने डिस्क्लोजर दिया है, वो अकाउंटेंट उसके आपसी जीवन में क्या चल रहा था, वो उसका जीवन ठीक था या खराब था, ऐसा तो नहीं है वो 8 जगह से ब्लॉक हो गया था, तो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर देखना जरूरी है सर, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर पता चलेगा उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, उसके हिसाब से डिस्क्लोजर होगा। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में सैप काम नहीं आएगा, वैल्यूएशन में काम आता है, कंप्लीटनेस में काम आता है, पीएनएल में ज्यादा यूजफुल होगा रादर देन बैलेंस शीट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैलेंस शीट में काम नहीं आएगा, इन्वेंटरी की वैल्यूएशन कंपेयर कर सकते हो इस साल से, इन्वेंटरी रेशियो भी कंपेयर कर सकते हो, डेटा का रेशियो भी कंपेयर कर सकते हो, डीटीआर, ऐसा नहीं सैप ऐसे बिल्कुल, हाँ बैलेंस शीट बिल्कुल नहीं लगता है, बट पीएनएल में ज्यादा लगता है, कुछ असर्शन के लिए सैप इज मोर यूजफुल रादर देन अदर्स। क्या बात, अब सुनो, लिख दें यहाँ पे, सैप इज मोर यूजफुल फॉर, बोलो ना, रिकरिंग हो गया श्वेता, पीएनएल इन कंपैरिजन टू बैलेंस शीट, और बताओ
SAP is more useful for some assertions in comparison to other. In comparison to other. Completeness में SAP can be relevant, कोई दिक्कत नहीं है. You can say valuation में SAP can be relevant. आप inventory value compare करिए, कोई दिक्कत नहीं है. But presentation disclosure में SAP is no. बहुत गाने गा रहा था दिलशाद शुरुआत में. सारे गाने खत्म हो गए इसके, मैं जानता था. थोड़े टाइम बाद नहीं दिलशाद की शहजाद भूल जा, दिलशाद ही गाता था, याद आ गया मुझे. शहजाद तो बेचारा रिकॉर्ड में चला गया. बच्चे शुरुआत में एकदम मस्त, एकदम मस्ती में रहते हैं. जब फिर धागे खुलने शुरू होते हैं बच्चे फिर आराम से, कोई दिक्कत नहीं. मैं खा जाता था. ठीक है, ओके, ठीक. सुनो, सोचो पब्लिक बोलने से किससे पहले लगता है. ठीक है, देखिए. तो एक पॉइंट और बताता हूँ. सुनना, एक बार बताऊँ मैं, बाकी सबकी अपनी इच्छा. मेरे को क्या है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. 10 बच्चे पढ़ा दूंगा, लाइफ का मजा अपना लेते. लाइफ खत्म लग जाए, यू कैन नॉट बीट दैट. और पूरा लाइफ कर लिया तब तो स्टैंडर्ड चालू है. अब तो क्या करोगे. ठीक है, देखो. हाँ, मैं जानकारी बोलता आपको. मैं क्या बता रहा था आपको, एक पॉइंट खा देखो. मूड फ्रेश हो जाता है आपकी बात में. अब आए शराब भाई, ला. खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. सब्सटेंटिव प्रोसीजर. एक बात ध्यान रखो यार, ठीक है, एक बात ध्यान रखो. ऑडिटर के सामने दो ऑप्शन है, टीओडी, एआरपी. एक बहुत मस्त पॉइंट बोल रहा हूं, यू कैन रिलेट विद दैट पॉइंट. बहुत ही मस्त पॉइंट बता रहा हूं, सुनना. अगर टीओसी से पता चलता है कि रिस्क इज हाई, अगर टीओसी से पता चलता है कि रिस्क इज हाई, सुन तो लो यार यथार्थ बाबू, अकेले एआरपी will not work as substantive procedure. You have to perform ARP or SAP in combination with TOD. अगर रिस्क हाई हुआ तो अकेले SAP से बात नहीं बनेगी, SAP को परफॉर्म करना पड़ेगा along with TOD. TOD कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है. सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस करने से नहीं होगा सर. You have to check the documents, you have to check the invoice, you have to perform the virtual verification part. And if the risk is high, you cannot ignore test audit. You have to perform test audit in combination with the SAP. तो SAP cannot replace TOD. Getting my point? आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं जी कि हमेशा SAP ही relevant रहेगा और SAP से अकेले बात बन जाएगी. सर अगर रिस्क हाई है, SAP अकेले नहीं हो सकता, SAP को TOD के साथ ही परफॉर्म करना पड़ेगा. छाप लो. और ये चीजें आप चेक कर पा रहे हो इंटरनल कंट्रोल रिस्क असेसमेंट के साथ. हमने चीजें बड़ी रिस्क बात की हुई है, तो टीओडी हमने कंप्लायंस टीओसी की बात की हुई है. ठीक है, धीरे-धीरे डॉट्स कनेक्ट और भी होंगे बच्चे. मैं आपको ना 3-4 पॉइंट पढ़ाता हूं. ठीक है, 3-4 पॉइंट आपको पढ़ाता हूं. मैं थोड़ा बियर पढ़ाऊंगा आपको बोल के. ठीक है, मैं ये बहुत जबरदस्त मतलब डिस्कशन है. मतलब हम ना आपको पता है हम कैसे लेके चल रहे हैं. हमने बहुत अधूरा लिखा हुआ है. इसलिए मामले में वी आर वेरी पुअर एट दिस मोमेंट मींस एट 9-11 डेफिनेशन लिखी. ये आधा छोड़ा हुआ है, ये आधा छोड़ा हुआ है, ये पूरा पढ़ लिया लेकिन पूरा छोड़ा हुआ है. लेकिन हम पूरा ऐसे साथ लेकर चल रहे हैं. वी आर कवरिंग द कंप्लीट स्टैंडर्ड टुगेदर. पूरा इंटरलिंक है. ये सब धागे आपस में उलझे हुए हैं, सोच पा रहे हैं. ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं. हमने कहा चीजें हिट की है. ठीक है, पर्पस ऑफ सेट, इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं. ये नहीं फैक्टर क्लॉज में देखिए. सबसे पहली बात, सबसे जरूरत पॉइंट है, द डेटा मस्ट बी डिसएग्रीगेटेड. द डेटा मस्ट बी डिसएग्रीगेटेड. ठीक है, पी&एल मतलब इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, आपको पता है पी&एल ज्यादा प्रेडिक्टेबल है. इसीलिए पी&एल में SAP इज मोर यूजफुल रादर देन बैलेंस शीट. तो कह रहे हैं कुछ अकाउंट टाइप पे SAP ज्यादा यूजफुल होता है rather than others. ठीक वैसे ही where the prediction rate is high, where the prediction rate is high, where you can predict, जहां पे चीजें चली आ रही हैं पहले से. ठीक है ना, तो वहां पे SAP will be useful. ठीक है, कुछ assertions में SAP will be useful rather. मैंने आपसे जैसे बोला कि अगर completeness valuation है वहां SAP यूजफुल हो सकता है, presentation disclosure में इतना SAP यूजफुल नहीं हो सकता, तो right and obligation में इतना यूजफुल नहीं हो सकता comparatively. तो अलग-अलग assertion के लिए अलग-अलग SAP relevant होंगे. और जैसा कि मैंने आपको बताया IR किसी अलग केस में एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर IR हाई हुआ, ठीक है, तो TOD अकॉर्डिंगली डिजाइन करते हैं. आपको पता है सब्सटेंटिव अकॉर्डिंगली डिजाइन होगा. याद रहे, कंप्लायंस का रिजल्ट ही सब्सटेंटिव के रूप में खाता करेगा. ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जब रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, क्या सिर्फ अकेले SAP से बात बनेगी? क्या solely from substantive analytical procedure will be sufficient? अकेले SAP से नहीं होगा सर. It must be performed in combination with TOD. It must be performed in combination with TOD. It must be performed in combination with TOD. ठीक है, और बताऊं आपको, और बताऊं. कहते हैं सर कि हम ना उन ट्रांजैक्शन में SAP ज्यादा हो पाएगा जो सिमिलर और न्यूमरस नंबर ट्रांजैक्शन बेसिकली फ्रॉम रूटीन प्रोसेस. नॉन रूटीन प्रोसेस में वहां पे SAP में प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि मैनेजमेंट का जजमेंट बहुत ज्यादा होता है. इसलिए वहां प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आप नॉन रूटीन में. लगभग चीजें हमने कवर की हुई है. ठीक है, बस एक इसमें फैक्टर में एक बेसिक सा पॉइंट है, बहुत बेसिक सा पॉइंट है कि जब भी आप SAP परफॉर्म करें, एक बात ध्यान रखिए कि SAP हमेशा डेटा नहीं परफॉर्म होगा. वो डेटा अवेलेबल है या नहीं वो देखना, वो रिलायबल है या नहीं वो देखना. ठीक है, और जहां तक मैं आपको बताऊं रिलायबिलिटी की बात है, अब आप रिलायबिलिटी की बात हो गई इसमें, तो मैं आपको 7 पॉइंट है. अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा आपकी पॉइंट ध्यान रखो, बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखाऊंगा. डिसएग्रीगेशन, अकाउंट टाइप मतलब पी&एल इनकम स्टेटमेंट मोर यूजफुल, सोर्स रूटीन ट्रांजैक्शन मोर यूजफुल, प्रेडिक्टेबिलिटी जहां प्रेडिक्शन हो सकता है वहां SAP इज मोर यूजफुल, नेचर ऑफ एक्सेप्शन, कंप्लीटनेस वैल्यूएशन मोर यूजफुल, राइट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर लेस यूजफुल. जहां पे इनहेरेंट रिस्क होगा, जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क होगा बेसिकली वहां के लिए SAP से काम नहीं चलेगा. इट मस्ट परफॉर्म इन कॉम्बिनेशन विद TOD. इट मस्ट परफॉर्म इन कॉम्बिनेशन विद TOD. ठीक है जी, हेलो जी हेलो. अच्छा एक बात आपसे कह रहा हूं चवाड़ी कि जिन किसी ने मेरा संडे का सेशन नहीं देखा प्लीज देखना रिकॉर्डेड. बहुत यूजफुल सेशन है जो मैं संडे को ले रहा हूं. क्वेश्चन आंसर वाला बहुत वेरी यूजफुल सेशन. आपको एग्जाम में आपको पता चलेगा कि हमने कितने क्वेश्चंस में कवर किए, एग्जाम में सीधे किए. ठीक है, वो जरूर देखना. किसी कारण से लाइव देख पाए तो जरूर देखना. आपको मैंडेटरी हो गया. कब किस दुनिया में रहते हो भाई? हर संडे करवाता हूं मैं. निकल गया कल संडे को, शेयर भी करवाया था ग्रुप में. इनको पता ही नहीं कब होता है.
जरूर से देख लेना उसे। चलो अभी समझते हैं जीरो को, अभी समझते हैं बच्चों जीरो वगैरह, ठीक है। अभी 2 मिनट आइए। हाँ देखो ऐसा होता है यार रितेश, रूटीन ट्रांजैक्शन में जजमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप डिफरेंस एक्सपेंस परचेज करके जजमेंट लगाओगे यहाँ पे, लेकिन आपके पास केस फाइल हो गया तो रूटीन थोड़ी है, तो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है, अभी तो हाथ जजमेंट लगेगा। समझ रहे हो बात? कोई बड़ा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसको प्रोविजन बनाना है तो जजमेंट लगेगा सर, तो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन, नॉन रूटीन। ठीक है, अभी बात समझना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन बहुत लंबा है, इंटरनेट के जबरदस्त है, आगे बढ़ते हैं। टेक्निक मैंने आपको समझा दी, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस भी पढ़ाऊंगा आपको भी, ठीक है, रीजनेबल टेस्ट, स्ट्रक्चर मॉडलिंग, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा ट्रेंड एनालिसिस सबसे कॉमनली यूज टेक्निक है, इसमें करंट डेटा को पिछले फिगर्स के साथ कंपेयर करते हैं, 2 या उससे कम से कम पीरियड ट्रायल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें आप क्या करते हो सर, सबसे पहले करंट बैलेंस देखते हो, फिर देखते हो पिछले बैलेंस क्या है, उसके बेसिस पे ट्रेंड बनाते हो और ट्रेंड को ऑब्जर्व करके फ्लक्चुएशंस देखते हैं करंट ईयर से प्रीवियस ईयर तक, ठीक है ना जी। ये हो गया ट्रेंड एनालिसिस। रीजनेबल टेस्ट में क्या करते हैं, कह रहे रीजनेबल टेस्ट में आप ना प्रायर पीरियड पे रिलाई नहीं करते, बल्कि आप नॉन फाइनेंशियल डेटा देखते हो, नॉन फाइनेंशियल डेटा, नॉन फाइनेंशियल डेटा। यहाँ पे आप रिव्यू करते हैं डेटा को, अमाउंट्स को उनके रीजनेबिलिटी के साथ, कि जो अमाउंट लिखा है वो रीजनेबल है या नहीं। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूं, हमेशा सैप जब भी परफॉर्म होगा, डेटा में रिलेशनशिप इज मैंडेटरी, व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप नो सैप कैन बी परफॉर्म। आप गौर करें तो इस साल के डेटा को पिछले साल से कंपेयर करो, रिलेशनशिप तो है ना। बिल्डिंग तक खाली रहना, उसके रोड खराब होना, रिलेशन है सीधा रेंट के साथ। रेशियो में कंपैरिजन करना, एमआरएफ अपवर्ड डायरेक्ट रिलेशन सर, रिलेशनशिप तो होगा ही होगा। फाइनेंशियल डेटा के रिलेशनशिप को देखना, जो रीजनेबल रिलेशनशिप है, प्लॉसिबल कहते हैं उसे, जो रिलेशन, जो मतलब रीजनेबल, जो रिलेशनशिप तो बनती है। फाइनेंशियल डेटा के रिलेशनशिप को एनालाइज करना थ्रू फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, वही तो सेट है, वही तो याद भी है भाई। आपने फाइनेंशियल डेटा चेक कर रहे हो, ये चेक कर रहे हो ना कि फाइनेंशियल डेटा रिलेशन क्या है। अब रिलेशन देखते हुए फाइनेंशियल डेटा भी देखते हो और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर भी देखते हो, तो वही तो याद भी है क्या याद भी। लेकिन अल्टीमेटली आपके सामने डेटा तो फाइनेंशियल है ना, चाहे रेंटल इनकम कंपेयर करो या सेल परचेज कंपेयर करो, कर तो फाइनेंशियल फिगर कंपेयर करो, चाहे रेशियो करो, चाहे कुछ भी करो, कर तो फाइनेंशियल फिगर करो, लेकिन इट कैन बी थ्रू फाइनेंशियल फैक्टर और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। उन फैक्टर्स का डेटा के साथ रिलेशनशिप होगा, उन फैक्टर्स का डेटा के साथ रिलेशनशिप होगा, ठीक है सर। ये है रीजनेबल टेस्ट, ये तो स्ट्रक्चर मॉडलिंग है। अच्छा ये पता क्या है रेशियो में, रेशियो में लिखा है सर कि आप ना कई बार रेशियोस कंपेयर करते हैं सेपरेट एंटिटीज विद इन द ग्रुप और विद द रेशियो ऑफ अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्रीज। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर रीजनेबल के लिए बोल रहा हूं भाई मैं भी, ठीक है, रीजनेबल के लिए बोल रहा हूं। ये खैर मैं आपको पढ़ा दिया, फिर एक बार क्लियर पढ़ा दिया स्टैंडर्ड का, ठीक है। चलो और 2 बातें पढ़ाता हूं आपको। मैं सूटेबिलिटी पढ़ा था बच्चों आपको, अगर आपको याद हो, मैंने 3-4 पॉइंट लिखे थे, मैं यहां पे आ गया फैक्टर्स में, मैंने 3-4 पॉइंट लिखे थे, मैं यहां आ गया सूटेबिलिटी में। बहुत ध्यान से देखना, बस अभी थोड़ा आपका 5-10 मिनट का और कंसंट्रेशन चाहिए, बस अभी मेन कंसंट्रेशन डिमांडेड है। सैप लगेगा लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विच आर प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम। हम ये मान के चलेंगे सर कि डेटा के बीच में रिलेशनशिप है, देयर मस्ट बी रिलेशनशिप, ये बात ध्यान रखिए। और एक बात ध्यान रखना, अलग अलग सैप आपको अलग अलग लेवल के एश्योरेंस देंगे, ये पूरा पढ़ा दिया मैंने आपको, रेंटल इनकम से लेकर सब कुछ, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सैप हमारे लिए कौन सा कब कितना यूजफुल है, ये आपको सिर्फ गाइडेंस मिल सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं यार कि इस खर्चे में इस सिचुएशन में ऐसे ही करना होगा। इट इज ट्रूली प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द ऑडिटर्स जजमेंट, प्योरली ट्रूली डिपेंडेंट अपॉन द ऑडिटर्स जजमेंट, ठीक है। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, वहां भी लिखा हुआ था, सिर्फ कुछ पॉइंट ना कॉमन है, देखना कुछ पॉइंट बहुत कॉमन आने शुरू हो जाएंगे। सैप यूजफुल है या नहीं वो डिपेंड करता है असर्शन से, अभी पढ़कर आ रहे हो आप, अभी पढ़कर आ रहे हो असर्शन वाइज, ठीक है। ये बताओ राइट ऑब्लिगेशन में सैप यूजफुल होगा कंप्लीटनेस में, अभी बहुत कुछ कॉमन जुड़ जाएगा देखना कंप्लीटनेस में। तो वैल्यूएशन में ज्यादा जरूरी है प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में, वैल्यूएशन में ज्यादा जरूरी है प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में, वैल्यूएशन। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ाता हूं आपको सैप की, इसके बाद कुछ बातें और बताऊंगा। डेफिनेशन सैप की देखो, बहुत समझना ध्यान से। एनालिटिकल प्रोसीजर रिफर्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कहीं भी दिक्कत, रेंटल इनकम हो, नेट प्रॉफिट हो, ग्रॉस प्रॉफिट हो, सेल्स हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो, ऑल दीस आर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ द प्लॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं, प्लॉसिबल का मतलब होता है रीजनेबल, वाजिब, जो रिलेशन बन सकते हैं, दैट रिलेशनशिप कैन बी अमंग द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। और क्यों करते हैं इवैल्यूएशन, क्यों करते हैं एनालिसिस, व्हाई, टू सी द आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस और द इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप, इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप। एक बात बताओ, बताया था भाई रीजनेबल वाजिब, सुनो इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में आपकी एक्सपेक्टेशन 3 करोड़ 10 लाख की है और वहां फिगर 10 करोड़ का लिखा हुआ है, क्या रिलेशनशिप कंसिस्टेंट दिख रही है आपको? ट्रेंड एनालिसिस में, ट्रेंड एनालिसिस में रिलेशनशिप कंसिस्टेंट दिख रही है आपको? रेशियोज दूर दूर तक मैच नहीं कर रहे हैं सर, आपके और अपोलो टायर और सीएट के, क्या रिलेशनशिप कंसिस्टेंट दिख रही है आपको? नहीं। तो सैप करते क्यों है? सैप इसलिए तो करते हैं ताकि फ्लक्चुएशंस देख पाएं और इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप को पकड़ पाएं। बाकी सारी कहानी लिखी हुई है कि एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन से बहुत कुछ होगा। यहां पे करते हैं ट्रेंड एनालिसिस, यहां पे करते हैं रेशियो एनालिसिस, और ये मैंने आपको तभी बताया, शायद याद होगा, एक्चुअल फिगर बजट फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर।
ठीक है, ये डेफिनेशन ध्यान रखना भाई सब, डेफिनेशन। Analytical procedure refer to the evaluation of financial information through analysis of the possible relationships among financial and non-financial data. Such investigation as is necessary of identifying fluctuations or relationships that are inconsistent. चार फैक्टर से बांटो, ध्यान देगी, चार क्या बोली, पांच। Evaluation of financial information through analysis of the possible relationships among the financial and non-financial data. Such investigation is necessary for identifying fluctuations or the relationships that are inconsistent. That are inconsistent. ठीक है, बता सर, ये हम दुनिया सुनते रहते हैं, बच्चे बताते रहते हैं। ठीक है, चलिए, ये 5 पॉइंट है सर। ठीक है, 5 5 बच्चे ही सही फीडबैक देते हैं, बाकी जो आपको लगे आप देख लो और क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो देखिए सर, मुझे रखोगे कहाँ रखना है बताओ। अरे वैसे कुछ भैया, देखो भाई, दिए भाई, बिल्कुल दिए। अभी थोड़ा भटकाओ मत, मैं बात करने मूड में नहीं, थोड़ा पढ़ाने के मूड में। देखिए ऐसे 520 की डेफिनेशन क्या कहती है बताइए। एआरपी इज, बोलो बोलो, इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बता तो दिया आपको आंसर मैंने, बच्चे ही बेस्ट रिप्लाई दे रहे हैं आपको बस। इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑफ फाइनेंशियल नहीं, थ्रू एन, हाँ, थ्रू एनालिसिस ऑफ द प्लॉसिबल रिलेशनशिप, थ्रू एनालिसिस ऑफ plausible relationship among financial and non-financial data, among financial and non-financial data. So is necessary of identified fluctuations or relationship which are inconsistent, relationship which are inconsistent. तो शुरुआत से क्या समझ रहे थे भाई आप? आपने डेटा रिलेशन नहीं समझा अभी तक। अगर हम पिछले साल के डेटा कंपेयर करें 10% ग्रोथ चले बिना रिलेशन कर देंगे, रिलेशनशिप तो डेटा में अगर बिना से पैदा होता है, 17% बढ़ रहा है, 100% बढ़ गया, 150% बढ़ गया, तो आप मानते हैं कि डेटा आर रिलेटेड? नहीं तो भाई एक रिलेशन तो दिखाना आपको कि 10% ग्रोथ है हर साल डेटा में, तो दीज आर डेटा, दीज आर इंटर रिलेटेड, दे आर इन रिलेशनशिप। अगर वो बड़ा अनयूजुअल परसेंटेज होता, कभी 10% बढ़ता, कभी 25%, कभी 70%, कभी 100%, तो आप मानते हैं डेटा इज नॉन रिलेटेड। ठीक है, ठीक है जी। चल आप मुझे इंस्टा कर देना पे सारे डाउट, मैं वहां भर दूंगा आपके सारे दो। ठीक है, अभी थोड़ा पढ़ा लेता हूं। चलिए, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ द पॉसिबल रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा, सो इज नेसेसरी ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस और रिलेशनशिप व्हिच आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चा, बड़ी अब सुनो। ओके, मैंने सुटेबिलिटी में आपको 3-4 बातें सारी बता दी हैं। इसमें मैंने आपको बताया था इट इज डिपेंडेंट अपॉन कि भाई सुटेबल का वो कंपनी हुआ है, ऑडिटर असेसमेंट ऑफ द रिस्क। ऑडिटर का अपना क्या असेसमेंट है नहीं 10-15 पे, आज नहीं नंबर 2 करूंगा। ठीक है, देखिए 5वां पॉइंट सुनिएगा ध्यान से। It is influenced by the nature of assertion. The suitability of SAP, बताया था मैंने आपको, the suitability of SAP is influenced by the nature of assertion. अच्छा, एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि there must be relationship between the data. There must be relationship between the data. तभी SAP परफॉर्म हो पाएगा, रिलेशनशिप होगी। अगर डेटा रिलेटेड नहीं है तो आप SAP परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, फिर ना मैंने आपको ये 4-5 पॉइंट बताए थे। ठीक है, फैक्टर याद आ रहे हैं आपको SAP के? एक बार रीड करो फटाफट से, शुरुआत से फर्स्ट पॉइंट रीड करो फटाफट से। सही बात। अच्छा, एक बात बताओ, रूटीन ट्रांजैक्शन के लिए ज्यादा यूजफुल है बिल्कुल जी, रादर देन नॉन रूटीन। क्योंकि नॉन रूटीन जो होते हैं उसमें लगता है जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, इसमें कई बार एससीओटी बोलते हैं, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एज इट इन्वॉल्व जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। और जहां जजमेंट लग गया तो वहां प्रेडिक्शन कैसे हो पाएगी सबको सोचिए। ठीक है, पीएनएल इज रादर देन बैलेंस शीट, पीएनएल में प्रेडिक्शन ज्यादा है, पीएनएल में लिखे आइटम ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें और लिख देता हूं राइट ऑब्लिगेशन। एक बात बताओ, डेटा को डिसएग्रीगेट करने की जरूरत क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, हम डेटा डिसएग्रीगेट करते क्यों हैं? व्हाई? क्योंकि यार पूरे पीएनएल, पूरे बैलेंस शीट पे ना एक ही तरह का स्टेप नहीं लगा सकते आप। समझ लो मेरी बात, डेटा डिसएग्रीगेट होगा तो इंडिविजुअल आइटम पे अलग-अलग स्टेप लगेगा, अलग-अलग टेक्निक लगेगी। इंडिविजुअल आइटम पे अलग-अलग स्टेप लगेगा कि नेट प्रॉफिट पे लग रहा है, सेल पे लग रहा है, रेंटल पे लग रहा है, इन्वेस्टमेंट पे लग रहा है, अलग-अलग पे अलग स्टेप लगेगा। इसीलिए कभी भी ना कभी भी एक ही स्टेप उठाकर सब में नहीं लगा सकते। डेटा मस्ट बी डिसएग्रीगेटेड। मैं लिख देता हूं क्योंकि यहां पे एज स्टेप विल बी एप्लीकेबल ऑन द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। कभी भी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फॉर द इंडिविजुअल आइटम एक तरह का स्टेप नहीं लगता, तो तोड़ना पड़ेगा उसको इंफॉर्मेशन को। अगर इंफॉर्मेशन टूटी हुई नहीं है तो दिक्कत है, अलग-अलग करनी जरूरी है। लिख पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अच्छा एक बात और बताओ कि ऐसी जगह होती है ना, मतलब मुझे मैं आपको बताऊं पर्सनली, तो देखो करेक्ट आंसर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, थोड़ी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन इस सेक्टर से बनता है, मान लीजिए आप, ठीक है, तो एक एमसी बन सकता है, एक आधा डायरेक्ट बन गया, एक क्वेश्चन में 3-4 नंबर बनता है, ज्यादा वेटेज नहीं है, 4-5 नंबर 6 नंबर वेटेज है, ठीक है। ये बताओ SAP is useful when the information is available and reliable, when the information is available and reliable, ठीक है। अच्छा एक बात और, एक बेसिक पॉइंट लिखा है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर इज डिजाइन्ड एज पर द इनहेरेंट रिस्क, फिर नीचे लिखा हुआ याद है कि अगर सिग्निफिकेंट रिस्क होगा अकेले SAP काम नहीं आएगा, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क होगा तो अकेले SAP काम नहीं आएगा। when the risk is significant risk, SAP alone is not sufficient, SAP alone is not sufficient, it must be performed in combination with the TOD, it must be performed in combination with the TOD, ठीक है बच्चे। अब ना मैं यहाँ पे बात कर रहा था, आपको याद हो, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द रिलायबिलिटी फैक्टर, द रिलायबिलिटी फैक्टर। थोड़ी बात करते हैं रिलायबिलिटी की, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ दो तीन चीजें पढ़ानी है, बहुत कुछ हमने कवर कर लिया इसमें। एक तो डेफिनेशन मेन थी वो हमने कर लिया, एक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टेक्निक पार्ट, बट वी हैव नॉट डन टेक्निक पार्ट, हमने लिखा है टेक्निक लेकिन कोई डिस्कस नहीं है, दीस आर द टेक्निक्स, नवंबर 29 के 4 नंबर की, ठीक है। और ये फैक्टर्स हो गए और ये आपके हो गए। मैं थोड़ा बात करता हूँ रिलायबिलिटी पे, ऐसे इज द रिलायबिलिटी। चार चीजें बताता हूँ आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसान चीजें चलो। तो देखो क्या है कि SAP परफॉर्म होता है इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। SAP परफॉर्म होता है इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। अब यार वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है नहीं, वो तो इतना जरूरी ना। अगर आपकी इंफॉर्मेशन भी काम की SAP कितना परफॉर्म करो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे रिलायबिलिटी, ठीक है। सुनो अब यार, रिलायबिलिटी का सबसे पहला पॉइंट क्या देखोगे आप, सुनना, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंसेस, एक्सटर्नल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंसेस। ये ऐसे 500 के अंदर ही पढ़ेंगे आप, ये नियम है। जो मेडिकल एविडेंस दे रहा है उससे ज्यादा थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल होते हैं, एक्सटर्नल आर मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंसेस, ठीक है। हम तो जानते हैं ना। सेकंड, कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, कंपेरेबिलिटी। सर एक बात बताओ कि किसी नए टाइप फैक्ट्री को एमआरएस से कंपेयर करना ठीक रहेगा क्या? क्या इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होगी क्या? क्या कोई इंफॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं तो क्या रिलायबल मानेंगे क्या? क्या वो फैक्टर प्रोवाइड करेगी आपको? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल आर मोर रिलायबल देन इंटरनल। सेकंड इज द कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, द एंटिटीज हुज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर गेटिंग कंपेयर्ड, दे मस्ट बी कंपेरेबल। वो एंटिटीज कंपेरेबल तो हो, अगर एंटिटीज कंपेरेबल नहीं है कैसे करेंगे आपसे कंपेयर, आप बताइए। तीसरा सुनिए, थर्ड, थर्ड सुनिए, थर्ड। सर जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट भी है या नहीं? रेलेवेंट मींस हम ना कई बार बजट से कंपेयर करते हैं एक्चुअल फिगर को, एक्चुअल बजट पढ़ा हुआ हमने, पहले बात की है। एक बात बताओ यार, बजट बिल्कुल अनरियलिस्टिक बना है मैनेजमेंट का। उन्हें लोन चाहिए था, उन्होंने 5-500% सेल बढ़ा दी बजट में, अनरियलिस्टिक बजट, टोटली अनरियलिस्टिक। आप मुझे बताइए, क्या एक्चुअल फिगर को बजट फिगर से कंपेयर करना ठीक रहेगा? क्या बजट फिगर एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको? क्या उस इंफॉर्मेशन को लेवल मानते हैं? सर हर जगह रिटर्न निराश होगा क्योंकि बजट ही बेकार है। जिससे कंपेयर कर रहे हो वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट भी है नहीं, वो तो चेक करो आप। सर जब वो बजट ही बेकार है, किसी काम का नहीं है, वहां 5-500% लूट डाली आपके सेल में, तो यहाँ तक यहाँ निराशा लगेगी और क्या मिलेगा आपको? तो अभी देखो इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन है भी नहीं, रेलेवेंट है भी नहीं, क्योंकि रेलेवेंट तो रेलेवेंट है, जो रेलेवेंट नहीं वो लेवल हो नहीं सकती, जो रेलेवेंट नहीं वो लेवल हो नहीं सकती, ठीक है। तीन बातें बता चुका हूं, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सबसे सारे एग्जांपल दे रहा हूं। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक्सटर्नल मोर लेवल एंड इंटरनल एविडेंसेस, ठीक है। सेकंड क्या बताया आपको, कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, द एंटिटीज हुज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर गेटिंग कंपेयर्ड, दे मस्ट बी कंपेरेबल इन नेचर। रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, द बजट मस्ट बी रियलिस्टिक इन नेचर, इट मस्ट बी रियलिस्टिक। चौथी जानकारी, कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर रहे हो ये तो देख लो उस इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल क्या था। क्या आप इस साल के फिगर को पिछले साल के अनऑडिटेड फिगर से कंपेयर कर रहे हो क्या? अगर पिछले साल के फिगर ही अनऑडिटेड हुए तो सर क्या वो पिछले साल की इंफॉर्मेशन रिलायबल मानेंगे आप? क्या क्या पिछले साल की इंफॉर्मेशन रिलायबल है अगर उसकी ऑडिट नहीं हुई पिछले साल? क्या पिछले साल के फिगर आपके लिए आपके रिलायबल कहलाएंगे अगर वो अनऑडिटेड नेचर है तब? बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं। चार बातें ध्यान रखना, छाप लो दिमाग में, सोर्स, कंपेरेबिलिटी, रेलेवेंस, कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट को बोलते हैं कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स, कंपेरेबिलिटी, रेलेवेंस, कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन, चार बातें ध्यान रखिए, चार। सही बात, डन। लिख दो ये चार बातें। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्जांपल क्या दिया आपको, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इज मोर रिलायबल देन इंटरनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और क्या बताया जी मैंने आपको, कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, भाई जिनकी इंफॉर्मेशन कंपेयर कर रहे हो वो एंटिटीज कंपेरेबल तो हो, द एंटिटीज मस्ट बी कंपेरेबल। अब आप किसी नई एंटिटी को इसके साथ कंपेयर कर दोगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। द रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो बजट्स आपने बनाए हैं, द बजट्स मस्ट बी रियलिस्टिक इन नेचर, अनरियलिस्टिक बजट आपको हमेशा नॉन रिलायबल फिगर्स देंगे। कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है भाई, क्या लिखें इसमें, द प्रीवियस ईयर फिगर्स मस्ट बी
ऑडिटेड। अगर रिलायबल मानना है तो ऑडिटेड होना जरूरी है, ठीक है जी। सीयूटीडी 5 पॉइंट यूजफुल होगा, हाई वॉल्यूम प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम, अलग अलग सेट आपको अलग अलग एश्योरेंस देंगे, डिपेंड करता है अल्टीमेटली कौन सी टेक्निक लगानी है, ऑडिटर ही करेगा। और इन्फ्लुएंस होता है नेचर ऑफ असर्शन से, और रिलेशनशिप मस्ट बी देयर बिटवीन डेटा और कंट्रोल में रिलायबिलिटी के अंदर आपकी 4 पॉइंट्स है, ठीक है। अब देखो जी, इसमें दो बातें हैं, वो मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूं। क्या मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, आपको याद हो कि जब आपके सामने एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ रहे हैं तो उसे रिकॉर्डेड फिगर से कंपेयर करिए, और कंपैरिजन करने में कहीं सिग्निफिकेंट वेरिएशंस आए तो मैनेजमेंट से बात करिए, ठीक है। कंपैरिजन इज द थर्ड पॉइंट, यहां पे कंपैरिजन इज द थर्ड पॉइंट, और मैनेजमेंट से बात करना सिग्निफिकेंट वेरिएशन देखना इज द फोर्थ पॉइंट। एक बार आपको दिखाता हूं, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम इसे, बस थोड़ा इसको लगाना बाकी है। ठीक है भाई, सिक्योरिटी हो गया भाई, रिलायबिलिटी हो गया। हाँ मतलब काफी कुछ हो गया, बहुत कुछ। शुरुआत में लगता है, लेकिन जब हम समेटने में आते हैं ना स्टैंडर्ड को, तो लगता है खत्म हो गया, क्योंकि हम ना मल्टीपल चीजें साथ ले जाते हैं, टॉपिक वाइज नहीं पढ़ रहे, कंसेप्ट वाइज पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट वाइज से बहुत चीजें समझ आती है, ऐसा नहीं सारा खत्म हो जाएगा, लेकिन अगली क्लास का मान लीजिए आधा घंटा 40 मिनट लगेगा, हम 530 शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए कंसेप्चुअल ज्यादा है, कंटेंट वाइज भी कम है, ठीक है जी। अगर एनालिटिकल सुनो 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 एनालिटिकल बस ये दो चीज पढ़ा 2 मिनट। एनालिटिकल प्रोसीजर से पता चलता है कि रिलेशनशिप या फ्लक्चुएशन इनकंसिस्टेंट है, आपकी एक्सपेक्टेड अमाउंट से बहुत ज्यादा डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, ठीक है जी। क्या करेगा ऑडिटर? इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, और एसएनडी एविडेंस लेगा, और अदर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। शाहरुख खान के बारे में पूछो, बैंक स्टेटमेंट मांगो, शाहरुख खान की एंट्री होगी, और शाहरुख खान से बात करो, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। शाहरुख 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 नहीं शाहरुख, हाँ अब सही पढ़ा है। मैनेजमेंट से बात करो शाहरुख खान के बारे में, शाहरुख खान के लिए बैंक स्टेटमेंट उसका एलिमेंट चेक करो, ये शाहरुख खान का एलिमेंट हुआ, और उधर शाहरुख खान से बात करो। पता है शाहरुख खान पूछ लिया उन्होंने जुलाई किस में, जुलाई किस में, जनवरी जुलाई आया था मुझे याद है। 3 नंबर पूछ लिया भाई, क्या पूछा, मेरे दिमाग घूम गया क्वेश्चन देख के। मैं कह इतना पढ़ा के भेजा बच्चों, टेक्निक पढ़ ले, ये पढ़ ले, लाइब्रेरी पढ़ ले, फैक्टर पढ़ ले, सिलेबिलिटी पढ़ ले, और इंस्टीट्यूट पूरा आएगा, इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे, ठीक है। अरे यार भाई कुछ भी कर सकता है इंस्टीट्यूट, वो इंपॉर्टेंस थोड़ी टॉपिक वाइज थोड़ी पूछ लो, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो एआरपी के रिजल्ट है, एआरपी के रिजल्ट है, मेरे को बात बताना, जो एआरपी के रिजल्ट है, क्या रिपोर्ट मॉडिफाई कर दो इसके बेसिस पे? क्या एआरपी आपको एसएनडी एविडेंस देगा? दे ही नहीं सकता। एआरपी तो तरीका है साहब, इंस्पेक्शन जो करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन जो करना है, मेडिकल एक्यूरेसी चेक करनी है, ये परफॉर्मेंस भी तो करना है, इंक्वायरी तो करनी है, ये आपको देता है कोलैबोरेटिव एविडेंसेस, सपोर्टिव सपोर्टिव। तो जो भी आपके रिजल्ट्स हैं, सुन लो, जो भी आपके रिजल्ट्स हैं, ये आपको कंक्लूजन फॉर्म करने में हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, दिस मीन सपोर्ट, ठीक है जी। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन तो है नहीं, समस्या वाली बात नहीं। चलिए, तो सपोर्ट, ये कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि भाई आपने सैप परफॉर्म कर लिया है, ठीक है, तो सैप परफॉर्म कर लिया है, तो आपको सपोर्ट करेगा ये कंक्लूजन फॉर्म करने में, और कहीं ना कहीं ऑडिटर इससे हेल्प लेकर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है कि मेरे को ओपिनियन कैसे बनानी है। दिस विल असिस्ट, दिस विल नॉट कंक्लूड द ओपिनियन, दिस विल असिस्ट द ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजंस। जब रीजनेबल कंक्लूजन आप बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा आपको कंक्लूजन फॉर्म करने में। समझ लो इस लाइन का मतलब, मस्ती करा जा रही है जैसे कह रहे स्पेक्स मतलब और बोलो, ये पढ़े स्पेक्स, ये लगा दी, फिर दिक्कत आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, डन, ठीक, देखिए डन, आगे बढ़ते हैं। आंखें नहीं खुल रही पूरी, आप ठीक, हाँ जी बोलो, आप ठीक, कह रहे न्यूज टाइम के लेते, अरे यार ये तो बनवाए रखे हुए हैं, एंटी क्लियर है, गिफ्ट कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ग्रुप में निकल गया तो आपका, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट हुई मैं लग के रहा हूँ, स्टूडेंट जैसे लगता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं, अरे यार पढ़ाई कर रहा, देखो इन्वेस्टिगेटिंग द रिजल्ट्स, इतना बोल बोल के पढ़ाना पड़ता है, मजाक नहीं, इन्हें अपने जीवन और भविष्य की कोई टेंशन नहीं, ठीक है। देखो हाँ आंटी ऐसे मत बोलो आप, ठीक है, क्या आप आंटी हो, मुझे अंकल बोलो कम से कम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग द रिजल्ट्स आफ्टर परफॉर्मिंग द सैप। मस्ती ना एकदम बहुत ज्यादा कर रहे हो। 3 चीजें बताई मैंने आपको, एक एविडेंस देना है, मैनेजमेंट से बात करनी है, अदर प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं जी। इफ द recorded figures are fluctuating significantly from the expected values of the auditor, from the expected values of the auditor, आपको बताने की जरूरत नहीं आंटी, पता है, ठीक है, हरकतें अपने आप बयान कर देती हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग सैप, if the recorded figures are fluctuating significantly from the expected values of the auditor shall
आज दीदी आज आंटी फॉर्म में, पूरी फॉर्म में, भाई साहब पता नहीं क्या हो गया। आप ढूंढना मेरे लिए ताकि जीवन में मुझे पूछे। ऑडिटर शेयर इंक्वायर विद द मैनेजमेंट। हाँ, तो हरकत कर रहा है आपकी, आपको व्यक्ति प्राइवेट कुछ नहीं होगा। 5 किलो फैमिली पैक मंगवाओ, उसी को खा लो पूरा, तो भी कुछ असर पड़ेगा आपको। इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, ऑब्टेनिंग अदर एविडेंसेस, परफॉर्मिंग अदर ऑडिट प्रोसीजर। भैया 3 एग्जांपल दे रखना, कभी नहीं भूलोगे। शाहरुख खान के बारे में मैनेजमेंट से पूछो, शाहरुख खान का एग्रीमेंट और बैंक स्टेटमेंट शाहरुख खान के अंदर चेक करो, शाहरुख खान से बात कर लो। हमारे फेवरेट शाहरुख खान, शाहरुख बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, टेंशन वाली बात ही नहीं। शाहरुख, अरे भाई आर डी ये कौन है भैया? अरे भगवान, देखो यार ऐसा है, ऐसा है। अच्छा, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। आंटी ऐसा है, बात मत करो हॉलीवुड की, मैं बात करना चलूँ तो यहाँ कुछ जाओगे सर, खास कर चलो ठीक है। देखिए मेरे सामने हॉलीवुड पर फ्रॉड मत करना, कुछ भी कर लो, ठीक है चलिए, खैर कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिटर शेल डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर, उसकी नजर में पूरी नींद खत्म हो चुकी है, सही बात। ये पॉइंट बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सैप के रिजल्ट्स हैं वो कंक्लूजन फॉर्म करने में मदद करते हैं आपकी, और वो हेल्प करेंगे, वो कोलैबोरेटिव एविडेंसेस हैं, दे आर नॉट फाइनल। उसके बेसिस पर रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं करनी आपने, दे विल असेस द रिजल्ट ऑफ द रीजनेबल कंक्लूजंस, ठीक है। तो कहता है जी एआरपी हो सके तो नियर द एंड ऑफ ऑडिट परफॉर्म करो, जिससे कंक्लूजन फॉर्म कर पाओगे आप, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है क्या इस तरह से, ठीक है। बट बेसिक चीज मतलब बहुत लास्ट का पॉइंट है, लेकिन चलो ठीक है, हम ये डिस्कस कर लेंगे। कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब ज्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है कुल मिला के, तो इतना स्मार्ट लग रही है। रिजल्ट्स विल असिस्ट द ऑडिटर इन फॉर्मिंग द कंक्लूजन, रिजल्ट्स विल assist the auditor in forming the conclusion। संदीप बताता हूँ, इसमें कंप्लीट कर लो। The results of SAP will corroborate other evidences in drawing the conclusions। SAP will assist the auditor in forming a conclusion upon which the audit report will be based, upon which the audit opinion will be based। 2 तारीख से ऑडिट स्टार्ट है, फास्ट ट्रैक 3 तारीख से लो, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनिए आप जरा, आप ये 3 चीज लिख के लाए निकल, एक तो ये डेफिनेशन, दूसरा सैप, तीसरा ये फैक्टर्स। ये मैंने आज लिखवाया नहीं, मैं कल लिखवा दूंगा, ठीक है, कल तो लिखवा दूंगा आपको। 2 चीज और बची है। कोलैबोरेट का मतलब होता है सपोर्ट, बीच में घूमने के समय का 2-3 बार बताया था मैंने, लिखा भी था। ये एग्जांपल के लिए बना सकते हैं आप, एग्जांपल के लिए बना सकते हैं, बनाना की आपकी इच्छा है। ट्रेंड एनालिसिस रीजनेबलनेस टेस्ट बता रहा हूं, ठीक है, टेस्ट में बनाया मैंने, ले रहा है। देखो इन्होंने ना एक टॉपिक और डाला हुआ बिल्कुल कॉमन, उसमें कोई भी नया पॉइंट नहीं है, मैं आपको बताऊं, पढ़ने के बाद कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ पर्पस बचा है और टाइमिंग बची हुई है सैप की, और नोटिंग बची है उसकी, बाकी सब हो गया, ऑल डन, ऑल डन, ठीक है, ऑल डन, बहुत बढ़िया। मैं क्या कह रहा था आपको, हाँ, ये एक टॉपिक है कि इवैल्यूएट करिए कि इंफॉर्मेशन प्रिसाइज है क्या। इसमें 3 बातें हैं, ठीक है, 3 बातें, प्रेडिक्शन, डिसएग्रीगेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। एक भी पॉइंट नया नहीं है, प्रेडिक्शन, डिसएग्रीगेशन, अवेलेबिलिटी। खैर एक बात कल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमन है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जो मैंने आपको फैक्टर्स लिख के दिए ना वो बहुत जबरदस्त है, तो आपको नोट क्या करना है, आपने नोट करना है ये, ठीक है। ऑल्दो मेरे आज एग्जॉस्ट हो रहे थे, फिर मैंने आपको पढ़ाया आज, आई विल नॉट वेट फॉर दिस। मैंने चलो डिले नहीं किया, अब लेक्चर क्या बंद करें। कह रहे कोई ना, वैसे ही बहुत पैसे आपके पास। अरे यार ऐसा नहीं है, मेरे +8 एग्जॉस्ट हो जाते हैं। कह रहे गूगल पे काटी देना ना, प्यार मोहब्बत दो भाई बहुत है, पैसे क्या करोगे सर, क्या करेंगे बताओ, आप तो करोड़ों में खेलते हो, क्या है पैसे तो आज है, कल नहीं है, कल होंगे, आज नहीं है, कुछ पता नहीं, आई गई चीज है, पैसे का क्या है। करोड़ों वीडियो उसमें खेली, मेरे पास कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, और नहीं पढ़ोगे तो कल भी नहीं लेंगे, इसलिए पढ़ाई कर लो, कल आ जाएंगे। लो भाई क्या बोला संदीप, इसका दर्द दिखा जाए। एक बात पूछनी है, 60% ऑडिट से इतना आपने पढ़ा है, हम 10% ये स्टार्ट नहीं करा है, जब बच्चे अकाउंट फंड कॉस्टिंग है भाई, स्टार्ट नहीं करता स्टार्ट करोगे, ये बताओ संदीप भाई, स्टार्ट कब करोगे। तो कल अब आज में ले पा रहा भाई, मेरी क्षमता हो चुकी है, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, कल एक सेशन सोच रहा हूँ 1:15 के आसपास रखूंगा, उसमें आप तो आ जाना, थोड़ा गाइड कर दूंगा, 1:15 कल शाम में देखता हूँ, बहुत हो रहा है कि रखना, मैं कल से सोच रहा हूँ रखने का, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब या तो मैं वो सेशन रखता आज, लेकिन मैंने चलो आपका सेशन रख देता हूँ यार, वो जरूरी है, तो वरना बाकी मेरे +8 एग्जॉस्ट हो गए, स्पेशल तभी बच गए एक बार, लेकिन मैं फिर प्लस प्रोजेक्ट कंसेप्ट हो जाना चाहिए, आपका सब्जेक्ट चल रहा है कोर्स।
देखते हैं यार। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट। क्या सो जाऊं? ना ना, जा बेटा जा। लड्डू पेड़े आपके मुंह में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू।